जय हिंद साथियों, देसी पाठशाला 24 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। हम चुन चुन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको नहीं डील करेंगे, ठीक है। एक आध क्वेश्चंस ले लेंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चंस कराएंगे एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, उसको ध्यान से समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट होगा आपको तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी कई दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, इसका रीज़न था दोस्तों, तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब से कोशिश करेंगे डेली वीडियो आए, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये आज का जो शिफ्ट होने वाला है, ये ग्रुप डी एग्ज़ाम 2 सितंबर 2022 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन होने वाला है। 2 सितंबर 2022 ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं फर्जी क्वेश्चन है या सही क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन फर्जी नहीं होने वाला है दोस्तों, ये पहले ही आपको बता चुके हैं, ठीक है। फर्जी क्वेश्चंस कराने के लिए इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन रहेगा, किसी वस्तु को 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। प्रश्न आपको दिख रहा है, आप आंसर करिए दोस्तों, जल्दी करिए आंसर। ठीक है, देखिए कहता है किसी वस्तु को 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है। उत्तल दर्पण हमारा ये होता है दबे हुए तल से क्या जब पॉलिश कर देते हैं तो ये कौन सा दर्पण बन जाता है? उत्तल दर्पण। अब इसके 9 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दे रहा है इसमें? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। देखिए, और कहता है कि 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। इस दर्पण के सामने कितने सेंटीमीटर दूर रखा गया है? 18 सेंटीमीटर दूर। तो दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी हो गई? 18 सेंटीमीटर। अब बताइए दोस्तों, इसकी फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ये होती है इसकी, ये होता है फोकस पॉइंट और ये होती है इसकी फोकस दूरी, ठीक है। देखिए, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। पीछे की दूरी धनात्मक होती है और सामने की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। चलिए, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। दर्पण के पीछे की दूरी क्या होती है? ये पॉजिटिव होती है और सामने की दूरी क्या होती है? नेगेटिव होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये फोकस का है, पीछे है, फोकस दूरी क्या है इसकी? पीछे है, तो ये क्या हो जाएगी? धनात्मक। और यू क्या हो जाएगा हमारा? यू हो जाएगा ऋणात्मक। कहता है कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, यानी v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए, निकाल लीजिए, आसान है। फार्मूला आपको पता है, 1/f = 1/v + 1/u। दर्पण के लिए होता है, लेंस के लिए माइनस हो जाता है। देखिए, आपको v की वैल्यू निकालनी है ना, f को इधर कर दीजिए। 1/f माइनस क्या हो जाएगा? 1/u = 1/v, ठीक है। देखिए, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए, f की वैल्यू कितनी है? 9 है। माइनस है, माइनस u की वैल्यू कितनी है? -18 है, -18 है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया? v। अब देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1/9 = 1/18 = 1/v हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा? 18। और इस यहाँ पे हो जाएगा, 2 बार भाग करेंगे 2 हो जाएगा, और ये प्लस 1 बार में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भाग करेंगे 18 से कितनी बार जाएगा? 9 दूनी का 18 और प्लस 18 एकम में 18, 1 बार जाएगा, ठीक है। = 1/v। अब देखिए, ये 2 और 1 3 हो जाएगा ना, 3 और 3 से ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? 1/6 बराबर v। तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारी? v की वैल्यू क्या आ गई? v की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6 क्या सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। अर्थात फोकस दूरी इसकी कितनी है? फोकस दूरी 9 है ना टोटल,
तो ये कितने दूरी पे बनेगा, मान लीजिए ना हो तो यहाँ पे 6, यानी उसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। ठीक है, इस पॉइंट, ये दूरी हम 6 मान लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर बनेगा, कितने सेंटीमीटर दूर बनेगा, 6 सेंटीमीटर। हमारा राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समझ में आया। अब बताइए, आपसे सवाल है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। प्रतिबिंब की जो नेचर है, इमेज की जो नेचर है, आप इसको बताइए। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा। देखिए इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका नेचर क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे बन रहा है तो सीधे पीछे बनता है तो आभासी होता है, और आभासी जो होता है प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, और वस्तु से आकार में छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, तो हमेशा याद रखिए छोटा बनता है। हमेशा कैसा बनता है, छोटा बनता है, याद रखिए हमेशा छोटा बनता है। ठीक है, बनेगा कहाँ, ये ध्रुव है, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। ध्रुव P और F के बीच में बनेगा, P और F के बीच बनेगा, P और F के बीच में बनेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में आप समझ गए होंगे। जो भी बनेगा यही बनता है दोस्तों, इस अवतल दर्पण में यही होती है। दो केस होता है, एक वस्तु को दर्पण से कुछ दूरी पर रखते हैं और एक केस होता है एक वस्तु को अनंत पर रख दे। तो अनंत पर रखते हैं तो फोकस पे बन जाता है, और दर्पण से ध्रुव से कुछ दूरी पर रखते हैं तो कहाँ बनता है, फोकस से ध्रुव के बीच में बन जाता है। कैसा बनेगा, आभासी, सीधा, छोटा, F और P के बीच में बनेगा। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आंसर दीजिए। चलिए आपका आंसर आ गया। देखिए प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो उस उत्पन्न ऊष्मा डैश होगी, शून्य, आधी, दोगुनी, अपरिवर्तित। ऊष्मा के बारे में बात कर रहा है। किसी चालक का रेजिस्टेंस मान लीजिए R है, रेजिस्टेंस कितना है, R है। अब इस R को कितना कर दिया गया, 2R कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया। तो इसमें उत्पन्न जो ऊष्मा होगी वो कितनी होती है, तो उत्पन्न जो ऊष्मा होती है इसका फार्मूला आप पढ़े होंगे, H इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। टी क्या है, टाइम है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, और I क्या है, करंट है। I धारा, प्रतिरोध और समय। ठीक है, ये ऊष्मा के लिए होता है, उत्पन्न ऊष्मा के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए तो R को हम कितना कर दिए, 2R कर दिए। R को कितना कर दिए, 2R कर दिए, तो क्या हो जाएगा, H इक्वल टू I स्क्वायर 2R इंटू टी, 2R इंटू टी। इसका मतलब कितना हो गया, 2 इधर बाहर कर दीजिए, I स्क्वायर R टी हुआ ना। देखिए इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इसके जगह पे ये टोटल H ही है ना, ये H1 मान लेते हैं और इसको और H को H2 मान लेते हैं, H2। तो H2 इक्वल टू कितना हो गया, 2H1। इसका मतलब ये हुआ कि जब रेजिस्टेंस को 2 गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा इसका, ये भी क्या हो जाएगा, जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो भी कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। समझ में आया। तो कितना हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। बताइए कोई डाउट है, डाउट है तो कमेंट करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अरुण प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था। उसने फेरिक क्लोराइड का विलयन लिया और उसमें जिंक के कुछ छोटे टुकड़े डाल दिए। जब फेरिक क्लोराइड का पीला रंग लुप्त हो गया तो किस यौगिक का निर्माण हुआ। आंसर करिए, आंसर करिए आप जल्दी। आंसर आ गया, चलिए देखते हैं। ये फेरिक क्लोराइड Cl2 प्लस, ये फेरिक क्लोराइड है, ठीक है। और इसमें जिंक के कुछ छोटे छोटे टुकड़े डाल दे रहा है। किसका डाल दे रहा है, जिंक का।
जिंक के कुछ टुकड़े डाल दे रहा है। तो कहता है कि प्रश्न कहता है कि जबकि फेरिक क्लोराइड का पीला रंग लुप्त हो गया, इसका रंग कैसा था? पीला था, और इसका रंग क्या हो गया? लुप्त हो गया, गायब हो गया। क्यों हो गया भाई? तो बताइए कि किस यौगिक का निर्माण हुआ है, यही आपको बताना है। देखिए क्या होगा, हम पढ़े हैं सक्रियता श्रेणी। क्या पढ़े हैं? सक्रियता श्रेणी है। आयरन जो होता है वो जिंक के नीचे होता है, इसका मतलब जिंक जो होता है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक जो है आयरन से क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, और ये कम रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसको विस्थापित कर देगा ना। देखिए क्या बन गया, ZnCl2 प्लस आयरन, आयरन को विस्थापित कर दिया। जो सक्रियता श्रेणी में जो तत्व ऊपर रहते हैं वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, जो तत्व नीचे रहते हैं उनको क्या करता है? उनके विलयन से उनको विस्थापित कर देता है। जो अधिक सक्रिय तत्व जो होते हैं अपने से कम सक्रिय तत्व के विलयन से उसको विस्थापित कर देते हैं। देखिए तो सक्रियता श्रेणी में जिंक क्या होता है? आयरन से ऊपर है, तो इसको क्या करेगा? इस विलयन से इसको विस्थापित कर देगा और क्या बना लेगा? जिंक क्लोराइड, ZnCl2, और आयरन बाहर हो जाएगा, ठीक है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं एकल विस्थापन। क्या बोलते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एकल विस्थापन। क्या बोलते हैं? एकल विस्थापन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है दोस्तों। देखिए ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन ZnCl2, ऑप्शन नंबर ए ही दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कई बार बता चुके हैं, अपने से कम रिएक्टिव तत्व के होता है उसको क्या करता है? विस्थापित कर देता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिख रहा है, आंसर करिए। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। NaHCO3 बेकिंग सोडा, इसका है बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। इसको पढ़ते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट बोला जाता है। देखिए यह है बेकिंग सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको बोला जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। ये इसको खाने का सोडा भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? खाने का सोडा, खाने वाला सोडा भी बोला जाता है। आपको याद करवाए थे खाने का सोडा। बाई का काम क्या होता है? खाना बनाना। बाई का काम क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट, बाई का काम क्या होता है? खाना बनाना। या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये बात सही है। और कहता है कि इसका उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। सोडा एसिड अग्निशामक में भी किया जाता है। इसका प्रयोग सोडियम बाइकार्बोनेट का जो यूज होता है सोडा एसिड अग्निशामकों में भी प्रयोग किया जाता है। इसका सोडा एसिड अग्निशामकों में, अग्निशामक में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो कथन एक और कथन दो क्या है? दोनों सही है। कथन एक भी सही है और कथन दो भी सही है। ऑप्शन पढ़िए क्या कह रहा है। दोनों कथन सत्य है, कथन दो सत्य है और कथन एक असत्य है, कथन एक सत्य है और कथन दो सत्य है, दोनों कथन असत्य है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोनों कथन क्या है? सत्य है। सोडियम बाई कार्बोनेट का झाग प्रयोग जो होता है झाग युक्त पेय पदार्थों में भी किया जाता है। झाग युक्त पेय पदार्थ, ठीक है, झाग युक्त पेय पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है।
परिवार नियोजन की जो गोलियां आती हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, कार्बोनेट है, तो ये कौन सी गैस निकालेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जो कि ऑक्सीजन से क्या होती है, भारी होती है। ऑक्सीजन से क्या होती है, भारी होती है, इसलिए ऑक्सीजन को क्या कर देती है, ये अवरुद्ध कर देती है। ठीक ना, ऑक्सीजन का जो प्रवाह होता है उसको क्या कर देती है, बंद कर देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो ऑक्सीजन का प्रवाह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अग्निशामकों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने वाले यंत्र को ही क्या बोला जाता है, अग्निशामक बोला जाता है। मतलब अग्निशामक, अग्निरोधक बोल सकते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स आप पढ़े होंगे, कोशिका पढ़े होंगे, इसमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पढ़े होंगे। ठीक है, यहीं से सवाल पूछा है। ऑप्शन है कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, कोशिका भित्ति और राइबोसोम। जल्दी से आंसर दीजिए। आगे आंसर, चलिए देखिए, हम समझते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है। देखिए, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। देखिए, यूकैरियोटिक जो होता है ये बहुकोशिकीय होता है। बहुकोशिकीय, ये क्या होता है, बहुकोशिकीय। जबकि प्रोकैरियोटिक जो क्या होता है, ये एक कोशिकीय होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय होता है, जबकि यूकैरियोटिक क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। इसमें जो यूकैरियोटिक होता है, इसमें नाभिक जो होता है, नाभिक रहता है, इसमें नाभिक नहीं रहता है। इसमें नाभिक रहता है और इसमें नाभिक नहीं रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, जबकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है। ठीक है, यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो 18S होता है। कितना होता है, 18S राइबोसोम होता है, और इसमें 17S होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रेजेंट होता है, जबकि इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। उपस्थित होता है इसमें, और इसमें उपस्थित नहीं होता है। इसमें जो प्रजनन होता है, इसमें प्रजनन होता है वो लैंगिक होता है। कैसा होता है, लैंगिक होता है, जबकि इसमें क्या होता है, अलैंगिक होता है। क्या होता है, अलैंगिक। और एक खास चीज़ है कि इसमें जो नाभिक होता है और यह नाभिक इसमें नहीं होता है। चलिए देखिए, और एक खास चीज़ है कि इसमें जो नाभिक होता है और यह नाभिक इसमें नहीं होता है। चलिए देखिए दोस्तों, तो हमारे यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली जो कह रहा है, इसमें केंद्रक झिल्ली ये प्रेजेंट नहीं होता है। किसमें, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इनके उदाहरण समझिए। देखिए, ये इसमें आता है जीवाणु आ जाता है, जीवाणु आते हैं, बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया को ही जीवाणु बोला जाता है। आते हैं नील हरित शैवाल जिसको बोलते हैं, नील हरित शैवाल आ जाते हैं। ये सब इसमें आ जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक में क्या आ जाते हैं, मानव आ जाएगा, जीव जंतु हैं, ये सब आ जाएंगे, जीव जंतु ये सब आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या जाता है, पादप जगत, ये सब आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप ये आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखिए, यूकैरियोटिक में क्या होता है, ये बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होता है, और ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर होता है, और ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। इसमें न्यूक्लियस जो होता है ये प्रेजेंट होता है, जबकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल इसमें प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें जो क्या बोलते हैं,
जिसमें राइबोसोम जो होता है वो 18S पाया जाता है और इसमें कितना है 17S पाया जाता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 18S और एक 17S। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि इस S का मतलब क्या होता है, ठीक है, S का मतलब क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है, ठीक है ना। चलिए और बता दें, इसमें जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, जबकि इसमें उपस्थित नहीं होता है। और इसमें जो जनन होता है, जो रिप्रोडक्शन जो होता है, प्रजनन जो होता है, वो सेक्सुअल होता है, लैंगिक होता है। इसका उदाहरण आ जाएगा मानव हो जाएगा, जीव जंतु हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें अलैंगिक होता है, ठीक है। इसका उदाहरण कौन जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, नीलहरित शैवाल हो जाएगा, इत्यादि ढेर सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका आप समझ गए होंगे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका आंसर करिए। चलिए आगे आंसर देखिए। इसका तो आंसर एकदम आसान है, कितना किसका होगा जी, मेंढक का। मेंढक में कितने होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं, 3 चैम्बर होता है, 3 चैम्बर। मेंढक में कितने होते हैं बताइए। मानव में कितने होते हैं, मानव में 4 चैम्बर होता है, ठीक है। मेंढक में 3 चैम्बर, इसमें होता है 2 अलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। 2 अलिंद होते हैं। मान लीजिए ये आपका हार्ट है, तो इसमें इस टाइप का, ये नीचे वाला निलय हो गया और ये क्या हो गए, अलिंद हो गए, अलिंद, और ये अलिंद। मेंढक में क्या होता है, 2 अलिंद और 1 निलय होता है, ठीक है। और मानव में क्या होता है कि हार्ट में 4 चैम्बर, कितना, एक होता है दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां अलिंद, दायां बायां निलय और दायां निलय। नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलिंद। तो इसमें लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और इसमें राइट वेंट्रिकल, ये होता है मानव में। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, और मेंढक में कितने होते हैं, 3, 2 अलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। देखिए जो उभयचर होते हैं, उभयचर, उसमें 3 चैम्बर होते हैं। कितना, 3 उभयचर। उभयचर जितने होते हैं उसमें कितने होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। और मेंढक किस में आता है, उभयचर में आता है ना, ठीक है। बताइए मछली में कितने चैम्बर होते हैं, मछली में कितने होते हैं, तो मछली में 2 होते हैं। कितने होते हैं, मछली में 2 चैम्बर होता है। मछली में कितना चैम्बर होता है, 2 चैम्बर होता है। पक्षी में कितना होता है, पक्षियों में 4 चैम्बर होता है। कितना, 4 चैम्बर, मानव की तरह ही, ठीक है दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं ये आप समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक मीथेन गैस अणु के दहन से क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु बनते हैं। मीथेन गैस है, क्या है, मीथेन गैस। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। इसका दहन किया जा रहा है, तो कितने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कितने जल बनते हैं, जल के कितने अणु बनते हैं, आपको यही बताना है। चलिए देखिए, आंसर करिए। ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन अनुपात दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अनुपात आपको बताना है, इसमें कितना कितना बनेगा। चलिए देखिए, बैलेंस कर दीजिए, आ जाएगा, आसान है। देखिए क्या करना है, मीथेन है ना, इसको बैलेंस करिए, CO2 आएगा। क्या बनेगा, CO2, और प्लस ये कह रहा है कि हम जल ही बनेंगे। क्या बनेंगे, जल बनेंगे, जल ही बनेगा। ऑप्शन में खुद कह रहा है और आसान दे दिया है। बैलेंस कर दिए ना, बैलेंस करने आता है, करिए। कार्बन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 1 3 हो गया, कहानी गड़बड़ा गया। यहाँ पे 2 लगा दीजिए ना, कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर कितना है, 2 है, फिर आप यहाँ पर 2 लगा दीजिए। हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन
इधर 2 और 2 4, 2 इधर 2 इधर 4, तो अनुपात कितना हो गया, इसका कितना है 1 है, और इसका अणु कार्बन डाइऑक्साइड के अणु कितने हैं 1, और जल के अणु कितने हो गए 2 हो गए, तो अनुपात कितना हो जाएगा 1:2, 1:2, 1:2। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप इसको बताइए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पहले इसका सूत्र बताइए आप। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? MgOH का ट्वाइस, MgOH का ट्वाइस। ये फार्मूला कैसे बनते हैं आपको हम एक वीडियो में बताए हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसमें देखिएगा, साइंस के वीडियो में हम आपको बताएं कि ये फार्मूला कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच वैल्यू बताना है, इसको क्या बताना है, पीएच मान। आसान है, सीधा इसको याद रखिए, 10.4 होता है। अब बताइए क्षार है कि लवण है कि अम्ल है, एसिड बेस साल्ट, इसमें से क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? एसिड बेस साल्ट पढ़े होंगे, आपको पता चल जाएगा कि OH है, OH क्या है, ये बेस होता है, तो इसका ये क्या है, हमारा एक क्षार की कैटेगरी में आता है। अब बता दीजिए, ये 7 है, 0 है और ये 14 है। 7 से कम रहता है तो क्या होता है, एसिड होता है। पीएच वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, किसकी बात कर रहे हैं हम, पीएच की बात कर रहे हैं, ये पीएच स्केल है, ठीक। 7 से कम, 7 से कम रहेगा तो वो क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। 7 से अधिक रहेगा तो क्या होगा, बेस होगा। बेस मतलब क्षार, क्षार इसका मतलब अम्ल। पीएच मान 7 से कम रहेगा तो अम्ल होगा, और 7 से अधिक रहेगा तो क्या होगा, क्षार होगा, ठीक है। तो देखिए ये किस कैटेगरी में आ रहा है, 10.4 है ना, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, क्षार में। और जो 7 रहेगा जिसका पीएच मान, वो क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है बताइए, 7.4 होता है। तो रक्त क्या होता है, क्षारीय होता है। जो ब्लड होता है हमारा वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं ये अम्ल क्षार समझ गए होंगे, ठीक है। अम्ल और क्षार इन दोनों को मिला देंगे तो किसका फॉर्मेशन होता है, साल्ट का। एसिड और प्लस बेस मिला देंगे तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। इसी को न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जब किसी अम्ल को क्षार से रिएक्ट अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण कहा जाता है, ठीक है। ये सवाल कई बार पूछा गया है, ठीक। चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। एकदम मजेदार प्रश्न, आंसर करिए, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। ये सवाल बनता ही बनता है। फोकस दूरी कितनी दिया है, 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना, 20 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी क्या होती है, ये उत्तल लेंस ना है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ये उत्तल लेंस हमारा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है, तो इसकी क्षमता बतानी है, P बताना है, पावर। पावर कितना हो जाएगा, P आपको पता है कि P इक्वल टू क्या होता है, 1/f। कब, ये मीटर में, लेकिन जब सेंटीमीटर में होता है तो यहाँ क्या कर देते हैं, 100। ये हो गया सेंटीमीटर में। f की वैल्यू, अब पावर की वैल्यू क्या करिए, निकाल लीजिए। देखिए कितना हो जाएगा, P इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई कितना, f की वैल्यू कितनी है, 20 है। डिवाइड कर दीजिए, 5 डायोप्टर। कितना आ जाएगा, 5 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर।
लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए समझते हैं द्विविस्थापन क्या होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, अभी पहले क्वेश्चन में आपको बताए थे एकल विस्थापन, इसमें बताते हैं द्विविस्थापन क्या होता है। देखिए ये ए और बी ये यौगिक है और ये क्या है? सी और डी यौगिक है। ए और बी ये यौगिक है, सी और डी ये दोनों यौगिक है। अब ये क्या करेंगे, इसमें आयनों के दो आयनों का क्या होता है? विस्थापन होता है। द्विविस्थापन में दो आयनों का विस्थापन होता है। ठीक है, समझिए प्लस माइनस, इसमें से जो सक्रिय होगा वो उसको क्या करेगा? विस्थापित करेगा। देखिए ये ए जो है, ए का विस्थापन ए और डी यौगिक बना लेगा, बच गया क्या? बी और सी, सी और बी प्लस, देखिए ये दोनों क्या हो गए? विस्थापित हो गए, ना? ये कौन सा अभिक्रिया होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें दो आयन होने चाहिए, हर हाल में होने चाहिए। ठीक, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है हमारा अभिकारक कार्बनिक होना चाहिए, अभिकारक कार्बनिक होना चाहिए, कार्बनिक हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? चलिए दो अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय होना चाहिए, दो अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय होना चाहिए। आइए समझते हैं अभिकारक क्या होता है। अभिकारक, देखिए दोस्तों अभिकारक वो होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक यानी ए और जो बी है और सी और डी है, ये क्या है? हमारे अभिकारक है। यही ये क्या है? इस केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट किया है, भाग लिए हैं, इनको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोला जाता है। ठीक है, जो अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोला जाता है। अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? हम उत्पाद, प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद आप समझ गए होंगे। तो अभिकारक क्या है? इनमें दो होने चाहिए, डबल विस्थापन है ना, तो इसमें दो होने चाहिए। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? इसमें सही होगा। आइए अगले ऑप्शन को पढ़ते हैं। उत्पादों की संख्या एक होनी चाहिए। उत्पादों की संख्या एक कैसे हो जाएगी? ये गलत बात है। केवल एक अभिकारक की आवश्यकता होती है। अभिकारक केवल एक रहेगा तब तो कहानी गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा? ठीक है, इसमें कितने अभिकारक होने चाहिए? दो होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बताइए किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो अपना डाउट क्लियर कर सकता है, पूछ सकता है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, के लिए आपके डाउट को क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। आप एक एक प्रश्न को सीखते चलेंगे। ठीक है ना? कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।